हम्म तो आज हम लोग की कहानी शुरू होगी नॉइस पोल्यूशन से। क्या होता है नॉइस पोल्यूशन? ठीक है। हाँ, अनवांटेड साउंड। ठीक है। क्या है? नॉइस की कंडीशन में आज ये तो वांटेड वाली है, हाँ सही। ठीक है। तो जो नॉइस है या वॉल्यूम होता है जो आवाज का, वो किस में नापा जाता है? डेसिबल में। ठीक है। अगली चीज आती है इसमें कि अगर वो सबसे छोटी ध्वनि जिसको तुम सुन सको, ठीक है, डिटेक्ट कर सको, वो क्या है? थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग है। उसके अलावा ऐसा ही जब बात आ जाए कि बहुत तेज बढ़ता जा रहा है शोर, तो जहां पे तुम कहो कि बस हम इससे ज्यादा नहीं सुन सकते, वो क्या है? वो थ्रेशोल्ड ऑफ पेन है। ठीक है। इस उसके अलावा साउंड के वाइब्रेशन को किस में नापेंगे? हर्ट्स में या फिर साइकिल्स पर सेकंड, सेम चीज है। इसके बाद आता है मॉडरेट कन्वर्जेशन, लगभग 60 डेसिबल तक, फिर उससे तेज 70 डेसिबल, स्कूटर की आवाज़ 80 डेसिबल, ट्रक बस 90 डेसिबल, जेट एयरप्लेन 150 और रॉकेट 180 डेसिबल। ठीक है। इसीलिए वो जो देखा होगा तुमने वीडियो चंद्रयान वाली लॉन्चिंग वाली, तो जहाँ लोग बैठे थे और जहाँ से रॉकेट लॉन्च हुआ है वो बहुत दूर जगह थी। 180 डेसिबल। सिर्फ कान नहीं। हम्म, ठीक है। अगली चीज इन्होंने बताई है कि जो स्टैंडर्ड सेट करे गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, वो क्या है कि दिन में थोड़ा सा मार्जिन दिया गया है नॉइस को, और रात में उसी नॉइस के मार्जिन को कम कर दिया गया है। और वो भी रीजन वाइज, जैसे इंडस्ट्रियल एरिया में 75 डेसिबल दिन में और रात में 70 डेसिबल। ऐसे ही अगर हम इंडस्ट्रियल और कमर्शियल रेजिडेंशियल जहाँ पे हम लोग रहते हैं, फिर लास्ट आता है साइलेंट जोन, यानी कि जंगल वगैरह की अगर बात करें, तो वहाँ पे तो कोई रेगुलेशन करना नहीं पड़ता, ऑटो रेगुलेटेड होता है। तो वहाँ पे दिन में लगभग 50 डेसिबल तक साउंड होती है और रात में 40 डेसिबल की। देखो, अगर रात में जानवर बहुत सारे चिल्ला रहे हैं तो वाकई फिर कुछ बड़ी बात है, ये भी जान लो। रातों रात? नहीं, इतनी जल्दी नहीं होगा। हम्म, ठीक है। हाँ। अगली चीज है सोर्सेज ऑफ नॉइस पोल्यूशन। तो क्या क्या होते हैं? वही जो अभी हम लोगों ने जाना, गाड़ी वगैरह, स्पीकर, ठीक है, रॉकेट, टैंक, ठीक। अगला है इफेक्ट ऑफ नॉइस पोल्यूशन। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बात है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनो। क्वेश्चन कोई नहीं आएगा लेकिन जिंदगी भर काम आ सकता है। ठीक है। अगर नॉइस पोल्यूशन के इफेक्ट देखें तो पहला तो यही है कि सुनने की क्षमता कम हो सकती है। ठीक है, वो तो चीज़ें कम ज़्यादा चलती हैं। इसके अलावा जो बीपी होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है। जो दो लोग अगर मान लो कुछ बात कर रहे हैं या जो भी इंपॉर्टेंट बात हो रही है, वो बात की ऐसी की तैसी हो जाएगी। ठीक है। ध्यान ही नहीं जाएगा। हम्म ठीक है, तो इम्पोर्टेंट बात मिस हो सकती है, यानी कि लेक्चर। ठीक। इसके अलावा सोचने समझने की क्षमता पे भी असर पड़ता है। हम्म कोऑर्डिनेशन ऑफ लिम्स, कैच नहीं कर पाओगे बॉल। ठीक है, नर्वाइन प्रॉब्लम होती है ना। हाँ, तो वो मतलब डेली स्टेडियम में नहीं खेलते हैं ना। क्या पता। तुम पहले जैसे बॉल कैच के लिए जहां भी जा रही है वहां तक पहले पहुंचो। पहला टारगेट तो उसे कंप्लीट करना है, फिर कैच वाला देखा जाएगा। अच्छा। ये ठीक है। हम्म इसके अलावा नॉइस से ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ जाता है। बिना पकौड़ी खाए हुए आप कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ाना चाहें तो क्या तरीका है? गाने सुने हाई वॉल्यूम पे। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हार्ट आउटपुट कम हो जाता है। हम्म कितना होता है हार्ट आउटपुट? हम्म
हम्म, 70 × 72 क्या है ये? ठीक, ये 70 72 क्या है? हाँ, एक बीट पे हार्ट कितना जो है ब्लड पंप कर रहा है, वो 70 ml का होता है। एक मिनट में हार्ट कितनी बार बीट कर रहा है? 72 बार। तो टोटल एक मिनट में उसने कितना ब्लड पंप कर दिया होगा? दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 5040 के करीब। वो होता है कार्डियक आउटपुट। ये कार्डियक आउटपुट भी कम होने लगता है। ठीक, ml होगा। हाँ, क्या? ये फ्लक्चुएट करेगा, ये एक एवरेज बताया गया है। ठीक है। हम्म, उसका इससे कोई रिलेशन नहीं। क्या वो, अच्छा 98 मान लो। वो एकदम ठीक है। इसके अलावा अगर कोई बच्चा पनप रहा है, ठीक है, माँ के पेट में, तो उस क्या मर क्यों जाएगा? अरे यार, हाँ, उसका नर्वस सिस्टम सही से डेवलप नहीं हो पाएगा, पागल हो जाएगा, पढ़ लिख नहीं पाएगा। ठीक, हाँ। ठीक है। अच्छा, अगला है, सुनो इधर। हम्म, अगला है कंट्रोल ऑफ नॉइस पॉल्यूशन। तो एक ग्रीन मफलर स्कीम चलाई गई जिसके चलते नीम और अशोक के पेड़ सड़क के किनारे लगाए गए। ठीक है। साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल को वहां पे प्लांट किया गया फैक्ट्रीज वगैरह में, ताकि नॉइस पॉल्यूशन कम से कम हो। ठीक है। अच्छा, मतलब जो नए वाले सब मॉल्स वगैरह होते हैं उसमें तो नहीं है, लेकिन जो पुराने हॉल वगैरह हुआ करते थे उसमें साउंड प्रूफिंग का तो सिस्टम होता था, दीवारों पे एक अलग तरीके की डिज़ाइन बनी होती थी। हाँ, ठीक है। हाँ 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 हाँ। अरे वो मतलब एक तरह के स्पंज की तरह काम कर रहे हैं ना। हाँ, क्या? रूम के अंदर? हाँ, थोड़ा बहुत काम कर, लेकिन बात ये होती है ना, देखो रूम रूम में ही इतनी जगह नहीं होती कि पेड़ एग्जिस्ट कर पाए, क्योंकि पेड़ खुद में काफी बड़ा होता है। अगर सही मायने में उस चीज को तुम देखना चाहते हो, उस इफेक्ट को, तो पेड़ साइज बड़ा ही होगा। ठीक है। हम्म, चलो, इंपॉर्टेंट चीज आ गई है। ग्लोबल एनवायरनमेंट चेंज, यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस की बात होती है। ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं? और CO2 और, ठीक, हाँ, ठीक है, सही। सवाल ये है कि किसका ग्लोबल वार्मिंग कॉज करने में कितने परसेंट कंट्रीब्यूशन है? हाँ, CO2। ठीक। हम्म, सबसे पहले CO2 60%, फिर उसके बाद मीथेन कितना? ठीक, 20%। कभी कभी ये परसेंटेज थोड़ा वैरी दिखेगा, लेकिन मेनली इसका ऑर्डर याद रखना है कि सबसे ज़्यादा। ठीक, फिर इसके बाद CFC लगभग 14%, कहीं कहीं 11% भी मिलेगा। और लास्ट में हो जाता है N2O। ठीक है। अगली चीज आती है कि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में जानना है, तो ये क्या होता है? होता कुछ नहीं है। हाँ, चलो बताओ। ठीक है। ठीक है। ठीक, ठीक। अब देखो, इधर सुनो, कुछ बताएं। गलती क्या है? जैसे तुमने कहा कि फालतू गैसेस की वजह से ऐसा हो रहा है, तो यहाँ पे आंसर गलत भी हो रहा है। कैसे गलत हो रहा है? CO2 को फालतू कैसे कह सकते हो? सोच के देखो। नहीं, मैं तुमको कुछ समझा रहा हूँ, उसको ध्यान में रखो। क्या कह रहा है कि CO2 फालतू में नहीं आएगी। CO2 क्या है, जब तक उसकी लिमिट हद से ज़्यादा ना हो जाए तब तक वो नुकसान नहीं पहुंचा रही। दूसरी चीज़, ये जो क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कह लो या ग्रीन हाउस इफेक्ट कह लो, तो इसके सिर्फ नुकसान दिखाई देते हैं, लेकिन ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। ठीक है। अगर ये नहीं हुआ होता अर्थ पे,
तो अर्थ जमी हुई बर्फ का गोला होती है। इसी की वजह से वो मॉडरेट टेम्परेचर उसको मिला है जिसमें लाइफ फलती फूलती है पूरी। ठीक है। हम्म। तो अब इसमें होता क्या है कि सन से जो रेज आती हैं वो काफ़ी हाई एनर्जी की होती हैं। हाई एनर्जी वाली जो मतलब वेव्स होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम होती है। फिर सॉरी, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, वेवलेंथ कम होती है। ठीक है। फिर क्या होता है, उसको ये ग्रीन हाउस गैसेज एब्जॉर्ब करती हैं और वापस से अर्थ के अंदर ही री रेडिएट कर देती हैं। जब वो री रेडिएट करती हैं तब वो ज़्यादा वेवलेंथ की लाइट बन के बाहर निकलती हैं। अब वो क्या करती हैं, हीट को वहां पे डिसिपेट करती हैं एनवायरनमेंट में चारों तरफ, जिससे अर्थ के चारों तरफ एनवायरनमेंट क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। हम्म। नहीं, इसका इफेक्ट है मतलब गर्मी वाला। ठीक है। अगला है CO2 फर्टिलाइजेशन इफेक्ट। ठीक है। क्या? हाँ तो क्या चीज? क्या? अच्छा, अभी बताते हैं कैसे क्या है। तो CO2 जो होती है वो प्लांट्स यूज करते हैं। जनरली जो प्लांट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, C3 प्लांट्स होते हैं। C3 प्लांट्स का मतलब क्या होता है? हाँ। C3 प्लांट्स क्या होते हैं? नहीं। हाँ। देखो, दो तरीके के प्लांट्स होते हैं। एक जो पहले मतलब चलते आए अभी तक, और कुछ ने देखा कि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो अपने आप को एडवांस किया, पहले से बेहतर कर लिया। तो जो पुराने प्लांट्स थे उनमें क्या था कि जब उन्हें खाना बनाना होता था, यानी फोटोसिंथेसिस का कौन सा वाला हिस्सा, डार्क वाला हिस्सा, तो यानी कि वो खाना बनाने के लिए वो C3 साइकिल का इस्तेमाल करते हैं। C3 साइकिल वो साइकिल होती है जिसमें पहला स्टेबल कंपाउंड तीन कार्बन का होता है। ठीक है, फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि जब प्लांट्स आगे की तरफ अपनी जर्नी लेके आगे बढ़े, इवोल्यूशन हुआ, तो देखा कि टेम्परेचर अर्थ का बढ़ रहा है। ठीक है, जो सोलर रेडिएशन पर यूनिट एरिया गिर रहा है वो भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो उन्होंने उसके लिए खुद को अडेप्ट करा। अडेप्ट कैसे करा, उन प्लांट्स ने अपने अंदर एक एक्स्ट्रा साइकिल ऐड ऑन करी, वो कहलाई कौन सी साइकिल, C4 साइकिल। ठीक है। इस C4 साइकिल से हुआ क्या, C4 साइकिल से मदद ये मिली कि अगर मान लेते हैं कि इन्वायरमेंट में CO2 की कमी है, ठीक है, इनको फोटोसिंथेसिस करने के लिए CO2 लेनी है अंदर, तो ऐसा मतलब इनके साथ नहीं होगा कि फोटोसिंथेसिस रुक जाएगी। जो एडिशनल साइकिल इनके पास है वही इनको वो एक्स्ट्रा CO2 प्रोवाइड करा देगी। ठीक। तो C3 प्लांट्स के लिए यहाँ पे ये क्या बता रहे हैं कि अगर तुम CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो उनको बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि उनके पास वो एडिशनल साइकिल है नहीं। C3 प्लांट्स के पास C4 के पास है, लेकिन C3 प्लांट्स के पास नहीं है। तो अगर एनवायरनमेंट में CO2 का कंसंट्रेशन थोड़ा बढ़ता है, बहुत ज़्यादा नहीं पर थोड़ा अगर बढ़ेगा, तो उनको फ़ायदा महसूस होगा। ठीक है। फिर आता है पॉसिबल इफेक्ट्स क्या क्या है, जैसे कि एलनीनो इफेक्ट। क्या कहानी है एलनीनो इफेक्ट? हाँ। हम्म। एटलांटिक। ठीक। देखो, अमेरिका की तरफ से ये हवाएं चलती हैं, इधर राजस्थान होते हुए ऊपर मध्य प्रदेश और हरियाणा वगैरह तक जाती हैं, और ये हवाएं कैसी होती हैं, गर्म होती हैं, जिसकी वजह से कभी ना कभी अनजाना सा एक सूखापन आता है खेती बाड़ी में। ठीक है। तो एलनीनो इफेक्ट थोड़ा बुरा है, ये भी चांस बनाया जा रहा है शायद 2023 में आ भी सकता है। ठीक है। भाई आने को तो हफ्ता भर काफ़ी होता है, और हम तो वेदर फोरकास्टिंग कर भी नहीं रहे, हमको तो बस खबर मिली। अच्छा है कि ना ही आए। टमाटर वैसे ही महंगे चल रहे हैं, प्याज और लहसुन भी महंगा हो गया। 25 अगस्त के बाद। ठीक है। तो अगली चीज क्या होती है कि कभी कभी देखा गया है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से एक शिफ्टिंग ऑफ जोन भी देखा गया है।
यानी कि ट्रॉपिक्स को जो इन्वायरमेंट फील होता है वो अपने से ऊपर का होता है, ऊपर वाले को और ऊपर का होता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस है वही शिफ्ट करने लगती हैं पूरे के पूरे ग्लोब में। ठीक, फिर अगली चीज आती है मेल्टिंग ऑफ आइस कैप्स, ये तो पता ही है तुम लोगों को। इसी की वजह से क्या होगा, सी लेवल भी बढ़ जाएगा। इंडिया के कोस्टल एरियाज ऐसे ही देखे भी जा रहे हैं कि कुछ डूबने भी लगे हैं हल्का हल्का करके। इसके बाद आता है ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन क्या है? हम्म ठीक है। हम्म चलो बताते हैं। देखो, ओजोन जो होती है वो अगर स्ट्रेटोस्फेयर में है तो ठीक है, ट्रोपोस्फेयर में है तो वो एक पॉल्यूशन का पार्ट है। दूसरा पॉइंट, ओजोन जो होती है वो सनलाइट की प्रेजेंस में बनी होती है, लेकिन जब हम यहाँ से सीएफसी छोड़ते हैं तो सीएफसी जब ऊपर जाती है तो वो क्या करती है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू क्लोरीन के रेडिकल रिलीज करती है। वो क्लोरीन के रेडिकल लगभग 1 लाख ओजोन के मॉलिक्यूल तोड़ने की काबिलियत रखते हैं, एक रेडिकल, एक क्लोरीन रेडिकल। ठीक है, रेडिकल कैसे जनरेट होता है? होमोलिटिक फिजन के थ्रू। ठीक है, जैसे क्लोरीन गैस है, अगर मतलब वो बीच से टूटेगी तो वो दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएंगे। इसके बाद बताते हैं कि जब ये क्लोरीन गई ऊपर और इसने तोड़ना शुरू कर दिया और मतलब ओजोन के मॉलिक्यूल्स को, तो क्या होगा कि इसी दौरान जो है हम देखते हैं कि एक खास सीजन आएगा अर्थ पे, मतलब एंटार्क्टिका की तरफ, तो वहां पे बवंडर जैसा माहौल बनेगा। ठीक है, साइक्लोनो टाइप। और वहां पे दो तरीके के क्लाउड आते हैं, वो क्लाउड की कैटेगरी पीएससी के अंदर आती है। हाँ, बताएंगे। ठीक है, अभी इतना इतना याद रखो, सब आगे के लिए बटोर के रखा है। ठीक है, तो इसी में पीएससी के अंदर दो तरीके के क्लाउड्स होते हैं, जिसमें से टाइप 2 वाला क्लाउड जो होता है वो मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है इस ओजोन डिप्लीशन के लिए। ठीक है, हम्म फिर अगर ये ओजोन लेयर डिप्लीट हो जाएगी तो क्या खतरा बढ़ जाएगा, यूवी रेडिएशंस अर्थ पे ज्यादा आसानी से आने लगेंगे। उसमें भी अगर बात करें तो यूवी बी और ए, ठीक है, या मेनली यूवी बी ही हमारे लिए ज्यादा खतरनाक है अभी तो ये क्या करती है, एजिंग ऑफ स्किन, डैमेज टू स्किन, ठीक है, ये सब खतरा बना रहता है, म्यूटेशन, स्किन कैंसर वगैरह। अगली चीज आती है डिग्रेडेशन बाय इम्प्रॉपर रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड मेंटेनेंस, यानी कि जो कुछ भी हमें मिला है उसका हम लोग सही से उपयोग नहीं कर रहे हैं। ठीक, जैसे कि डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, कहीं पे भी कुछ भी ना बना दिया जाए, सोच समझ के चीज़ों का निर्माण करें। सॉइल इरोजन हो सकता है। ठीक, डेजर्टिफिकेशन, जगह का सूखा पड़ना। इसको कैसे बचा सकते हैं, एफोरेस्टेशन करके, यानी कि पेड़ लगा के। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है, तो कई ट्राइबल कम्युनिटीज क्या करती हैं कि कहीं पे खेती करी, फिर उन्होंने वहां पे सब चीज जो भी बचा कुचा लेफ्ट ओवर था उसको जला दिया और आगे बढ़ गए दूसरी जमीन पे खेती करने, वो जमीन को पीछे वैसा का वैसा छोड़ दिया। तो ये स्लैश एंड बर्न टेक्निक भी कहलाती है और झूम कल्टीवेशन भी होता है ये। ठीक है, फिर आता है सलाइनेशन ऑफ सॉइल, यानी कि जो सॉइल है उसमें किस तरीके का मिनरल कंटेंट होगा, और वो मिनरल कंटेंट क्यों होगा उसकी कई वजहें हो सकती हैं, कि जैसे किस तरीके के पानी से सिंचाई हो रही है उस जमीन की, वो जो जमीन तैयार हुई है वो उसकी पैरेंट रॉक क्या थी। ठीक है, इसके बाद आते हैं डिफॉरेस्टेशन पे। तो डिफॉरेस्टेशन को लेके अगर देखें तो पहले जो मतलब अर्थ पे था एरिया इसका, मतलब फॉरेस्ट का, वो लगभग 30% था, जो कि अब कट कटा के कितना रह गया, 19.4%। ठीक है, इसके अलावा एक पॉलिसी भी लाई गई, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, जिससे ये क्लियर हुआ कि लगभग 33% फॉरेस्ट कवर रहेगा, कहाँ पे, प्लेन के एरिया में, और अगर हिली एरिया में कोई फॉरेस्ट है तो वहां पे 67% तक तो हमको बचा के रखना ही है फॉरेस्ट को, उससे ज्यादा कटाई नहीं करनी है। फिर अगली चीज आती है केस स्टडी। केस स्टडी भैया किसकी है, ये बिश्नोई वुमेन है, खेजरली विलेज की, जोधपुर राजस्थान। ये इनका नाम है अमृता देवी। कुछ पता है क्या है कहानी? पेड़ में चिपक गई थी।
ठीक है। हाँ, सुनो, देखो ये कहानी बहुत पहले शुरू हुई, चिपको मूवमेंट ये नहीं था, इसीलिए ध्यान से बता रहे हैं, सुनो। अमृता देवी काफी पहले आई, ठीक है। उन्होंने अकेले ही ये एक्ट परफॉर्म करा एक पेड़ के लिए, ठीक है। वो बात धीरे धीरे फिर चली गई, खत्म हो गई। कई समय बाद फिर क्या होता है, अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड भी लॉन्च हुआ। लेकिन ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसके पीछे वजह बनी चिपको मूवमेंट, जो कि 1974 में हुआ चमोली डिस्ट्रिक्ट में, यानी उत्तराखंड में। ठीक, इसमें किसका मतलब मेन काम था, एक तो सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है, और चंदी प्रसाद भट्ट, ठीक है। ये दो लोग थे, चंदी प्रसाद भट्ट गोपेश्वर जिले के थे और सुंदरलाल बहुगुणा सिलियारा के, ठीक है। क्या अमृता देवी काफी पुराने जा चुकी हैं, ठीक है। हाँ, तो उन्होंने ये मूवमेंट उत्तरांचल में शुरू करा। फिर क्या हुआ, कुछ समय बाद इसी तरीके का सेम मूवमेंट साउथ में भी पाया गया, ठीक है, जिसको एपिको मूवमेंट नाम दिया गया। उसके अलावा मतलब सरकार ने इसी चीज को ध्यान में रखे एक जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का प्रोग्राम भी लॉन्च करा, कि कैसे आप एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री को साथ लेके चल सकते हो, ठीक है। इसके अलावा इन्वायरमेंटल कुछ लॉज बनाए गए, जैसे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कब आया, 1986 में। अच्छा, एयर पॉल्यूशन कब आया था, 1981 में। उसको अमेंड किया गया था कब, 87 में। क्या अमेंडमेंट किया गया था, नॉइस पॉल्यूशन ऐड कर दिया गया था। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कब आया, 1986 में। वाटर वाला कब आया, 1974 में। 1974 यानी कि अमृत वो ये चिपको मूवमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, ठीक है, कुछ बैठक भी हुई। तो जैसे कि अगर देखें तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहाँ हुई, कनाडा में, मॉन्ट्रियल एक वहां पे जगह है, ठीक है। ठीक, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस लिए मतलब हुई थी, ताकि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को कम किया जा सके या फिर बैन ही कर दिया जाए। इसके अलावा अर्थ समिट भी हुई है, कहाँ, रियो डी जनेरियो में, ब्राजील में, 1992 में। ऐसे ही सेम वर्ल्ड समिट भी थी, ठीक है ना। फिर क्योटो प्रोटोकॉल भी सेम ऐसे ही रहा, जापान में, ठीक है। इन्होंने भी मतलब ये क्लाइमेट चेंज पे डिस्कशन किया था कि ये ठीक नहीं हो रहा है जो भी है। क्या, अच्छा जापान, ठीक। हम्म ठीक, ये हो गया खत्म। मजेदार बात क्या है, क्या क्या स्कोर है, और ओवर कौन है आज, ठीक है। सही है, क्या कर रहे हो भैया इधर, क्यों, अरे कुछ रुक जाओ भैया। हाँ, तो सवाल हमने कुछ दिया था कल। हम्म भैया, कल कुछ सवाल दिया था हमने, क्या था सवाल, ठीक। 10 ml वाटर सैंपल को, इधर ही ध्यान दो,
बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब इधर ध्यान दो, 10 ml वाटर सैंपल को 1.47 मिलीग्राम K2Cr2 की ज़रूरत है ताकि वो ऑक्सीजन सप्लाई करे जो भी उस सैंपल की डिमांड है। ठीक है, ऐसे ही हम धीरे धीरे पता लगाएंगे तो हमको पता चलेगा कि 147, ठीक है, ग्राम की या मिलीग्राम की हमें ज़रूरत कितने पानी में पड़ेगी? अच्छा, ध्यान से देखो, 1000 ml में कितने की जरूरत पड़ रही है? हम्म क्या चीज सही है? हम्म क्या 147 मिलीग्राम चाहिए होगा बस, 100 से ही तो मल्टीप्लाई करना है फिलहाल, उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। अगली चीज़ हम लोग को जाननी है मिली इक्विवेलेंट्स, क्योंकि यहाँ बात मिलीग्राम में हो रही है तो मिली इक्विवेलेंट्स निकल आएंगे। मिली इक्विवेलेंट्स अगर हमें निकालने हैं तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होना चाहिए? ठीक, अब इधर देखो, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ठीक है ना? हाँ, तभी तो पूछा है। ठीक है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट होता है मिली इक्विवेलेंट यहां के हिसाब से, क्योंकि वेट हमने मिलीग्राम में लिया है। पहले बात करते हैं, वेट हमको पता है 1.7 मिलीग्राम है, लिख दिया। नीचे लिखना है इक्विवेलेंट वेट किसका? K2Cr2O7 का कितना होता है? करो कैलकुलेट। अच्छा, और क्या मास नंबर डबल नहीं होता है? अच्छा, ठीक ठीक ठीक। चलो चलो, अच्छा कर रहे हो, करो करो। अब सुनो, 294 ये मॉलिक्यूलर वेट होता है K2Cr2O7 का। ठीक, अब इक्विवेलेंट वेट हमने यहाँ नहीं लिखा है, यहाँ हमने मॉलिक्यूलर वेट लिख दिया है। मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर होता है इक्विवेलेंट वेट, तो कितना एन फैक्टर होता है इसका? 6। तो ये आंसर कितना आ जाएगा? 49। 1.47 अपॉन 49 करेंगे तो कितना आएगा? 0.03। ठीक है, ये मिली इक्विवेलेंट है कितने के लिए? 10 ml के लिए। इधर देखो, ये 0.03 मिली इक्विवेलेंट आए हैं कितने के लिए? 10 ml के लिए। जब हमने बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की डेफिनेशन बताई थी तो वो कितने को स्टैंडर्ड मान के चल रहे थे सैंपल को? 1000 ml। ठीक है, 1000 ml के हिसाब से अगर जाते हैं तो अब ये हमारे पास इधर 100 से मल्टीप्लाई बस कर देना है, जिससे अब हमारा आंसर हो जाएगा 3 मिली इक्विवेलेंट। ठीक है ना? अगर हमें ये जो भी अपनी डिमांड देखनी है, अगर ऑक्सीजन की नज़र से देखनी है तो हमें बस इसको मल्टीप्लाई करना होता है 8 से। ठीक, अब ये बन जाता है 24। ठीक, अरे ठीक, और इसी को हम ppm भी लिख सकते हैं। ठीक, सिखाएंगे, रिडॉक्स रिडॉक्स आने दो। हैं? देखो न, इसको ये कहते हैं टोटल नंबर ऑफ रिप्लेसेबल इलेक्ट्रॉन्स से भी कहा जाता है, या चार्ज से। तो इसमें पूरी एक रिएक्शन है, मतलब तुम्हारे आयोडीन के रेडिकल के साथ, जो कि अब कन्वर्ट हो जाएगा आयोडीन गैस में। तो उसमें फिर ऑक्सीडेशन नंबर से कैलकुलेट करना होता है, जिससे आंसर आता है इसका 6।
जैसे याद करो, एक बार हमने KMnO4 की बताई थी, 5 और 3, ठीक। तो वो रिएक्शन से डी ब्लॉक एलिमेंट में बताई जाएगी, वहां पे सब बताएंगे, एक एक करके बताते रहेंगे, ठीक। तो ये तो हुआ ये वाला क्वेश्चन खत्म। अब हमको चाहिए 34 ईयर। गुड, यही है, यही है। अच्छा, ध्यान ही ध्यान। इसमें वैसे कोई खास बहुत अच्छे क्वेश्चन है नहीं, यही अच्छी बात भी है। Acid rain is caused by increase in the atmospheric concentration of CO2 and CO, O3 and dust, SO2 and NO2, SO3 and CO, SO2 and NO2। दो में बोला है। Which of the following are the most suitable indicator of SO2 pollution in the environment? Like, uh, the entire fleet of buses, the entire fleet of buses in Delhi were converted to CNG from diesel. In reference to this, which one of the following statement is false? CNG burns more efficiently than diesel. The same diesel engine is used in the CNG buses, making the cost of conversion low. It is cheaper than diesel. It cannot be adulterated like diesel. Hmm? Cheaper. Hmm? क्या? Hmm. डीजल इंजन वाला ही सही है। द सेम डीजल इंजन इज यूज्ड इन द सीएनजी बसेस मेकिंग द कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन लो। ये गलत है, यही ढूंढना था। कोई बात नहीं। According to CPCB, which particulate size and diameter of the air pollutant is responsible for greatest harm to human health? 1 5.2 से 2.5, 2.5 और लेस, 1.5 और लेस। 1 और तुम कहाँ लगे हुए हो? कहाँ? किससे हार गए? हाँ, फिर जिंदगी से हार गए। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमारे साथ खेलो पहले, ठीक है। हाँ, तो इसका आंसर है 2.5 या उससे कम, ठीक है। ये चीज याद रखना, ये चीज है एनसीईआरटी में, ठीक। ऐसे तो कुछ भी बोल दो, ये थोड़ी होता है। In a coal-fired power plant, electrostatic precipitator are installed to control emission of nitrogen oxides, SPM, carbon monoxide, sulfur dioxide. Electrostatic precipitator, SPM.
In a coal-fired power plant, electrostatic precipitator are installed to control emission of nitrogen oxides, carbon monoxide, SPM, SO2, SPM. ठीक है, suspended particulate matter. Photochemical smog does not contain pan, ozone, nitrogen dioxide, carbon dioxide. Lead concentration in blood considered alarming if it is 20 मिलीग्राम पर 100 ml, 30 मिलीग्राम पर 100 ml, 10 मिलीग्राम पर 100 ml, 4 मिलीग्राम पर 100 ml. 30 मिलीग्राम पर 100 ml. Fluoride pollution mainly affects brain, teeth, heart, kidney. Teeth. नॉर्मल इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या है? 10 से 20 डेसिबल, 30 से 60 डेसिबल, 70 से 90 डेसिबल, 120 से 150. हाँ, 30 से 60. क्या हो गया है? ये काफ़ी इजी है. द सुपरसोनिक जेट्स कॉजेज पॉल्यूशन बाय थिनिंग ऑफ O2 लेयर, CO2 लेयर, ओजोन लेयर. ओजोन लेयर, ठीक है. ताजमहल इज threatened ड्यू टू इफेक्ट ऑफ SO2. Which one of the following is not correct with regard to harmful effect of particulate matter of size 2.5 micrometer or less? It can cause respiratory problem. It can directly enter into our circulatory system. It can cause inflammation and damage to the lung. It can be inhaled into the lung. ठीक, सही. It can directly enter into our circulatory system. ये गलत है बात. ठीक, ये बताओ. Biological oxygen demand may not be a good index for pollution for water bodies receiving effluents from domestic sewage, dairy industry, sugar industry, petroleum industry. Sorry, petroleum industry. The highest DDT concentration in aquatic food chain shall occur in phytoplankton, crab, seagull, eel. एक फोटो थी बनी हुई थी चिड़िया वाली, तो वो चिड़िया सीगल थी. ठीक है. इधर ही बैठे रहो तुम. क्या भैया? Which one of the following is not used for the disinfection of drinking water? Chlorine, chloramine, ozone, phenyl. Phenyl. Common indicator organism of water pollution: Lemna, Eichhornia, Escherichia, Entamoeba. Eichhornia. ठीक है.
द मोस्ट कॉमन इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रेजेंट पॉल्यूटेड वाटर, सी विब्रियो, एंटामीबा, ई कोलाई, पी टाइफाई। ई कोलाई। Which of the following pairs of gases is mainly responsible for greenhouse effect? CO2 and methane, ozone and ammonia, oxygen and nitrogen, nitrogen and sulfur dioxide, sorry, carbon dioxide and methane. हाँ, इसमें क्या ही अच्छे होंगे, और क्वेश्चन खूब दिए हैं इसके। रुक जाओ, जो थोड़ा बहुत कराना है भाई करा लें दो। Dobson unit are used to measure thickness of, इधर is used to measure thickness of troposphere, stratosphere, CFC, ozone। ओजोन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। Which of the following protocols did aim reducing emission of CFC into the atmosphere? Geneva Protocol, Kyoto Protocol, Montreal Protocol, Gothenburg Protocol। कुछ नहीं करती है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। Which country has the greatest contribution for the hole formation in ozone layer? मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन किस कंट्री के द्वारा है ओजोन होल फॉर्मेशन में? रशिया, यूएसए, जापान, जर्मनी। यूएसए। चिपको मूवमेंट was launched for the protection of forest, wetland, livestock, grassland। ठीक। Which of the following is the main factor of desertification? Overgrazing, tourism, irrigated agriculture, या all of these? Which of the following is the main factor of desertification? Overgrazing, tourism, irrigated agriculture, all of these? ओवरग्रेजिंग मेन फैक्टर वो पूछा। ठीक, चलो यहाँ पे लेक्चर अंत करो, चैप्टर भी खत्म। टाटा बाय बाय।